तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो बीमारी है जिसको हमने डिस्कस करना है वो लिकोरिया है। लिकोरिया एक ऐसी बीमारी है जिसने तमाम उम्र की ख़वातीन को अपनी लपेट में लिया हुआ है और मोस्टली ये टॉपिक जो है, ये जो बीमारी है, ये डिस्कस नहीं होता। मरीज़ आके डॉक्टर के साथ प्रॉपर डिस्कस नहीं करते या प्रॉपर डायग्नोज नहीं होता, क्योंकि इसके लिए फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन चाहिए। और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन मैंने देखा है कि पेशेंट हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं, डॉक्टर्स को फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन की इजाज़त नहीं देते और अच्छी सही राइट डायग्नोसिस नहीं होती, जिसकी वजह से सही ट्रीटमेंट नहीं चलती और पेशेंट रोज़ बरोज़ कॉम्प्लिकेशंस में जाता है। और इसकी ख़तरनाक अलामत ये है कि ये कैंसर तक जा सकता है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इसके बाद आपको पता है कि मामलात पेचीदा से पेचीदा तरीन होते जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में वो तमाम चीज़ें समझेंगे। आपको मैं कोशिश करूँगा वो तमाम चीज़ें समझाऊँ, तमाम चीज़ें बताऊँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। वो तमाम चीज़ें जो आपके घर में मौजूद हैं और वो यूज़ करके आप कैसे इससे थोड़ा सा रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है, क्या हर लिकोरिया बीमारी है? नहीं। जो फीमेल्स की वेजाइना है, इसमें कुदरती तौर पे एक म्यूकस, एक डिस्चार्ज, एक वाइट मटेरियल रिलीज़ होता रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस आर्गन में सेल्फ़ क्लीनिंग का प्रोसेस रखा हुआ है। मतलब कि अपनी सफाई ये ख़ुद करती रहती हैं। इससे जो डिस्चार्ज निकलता है वो उसके सफाई करता है। इसमें नॉर्मल बेनिफिशियल जो मुफीद बैक्टीरिया होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इसकी जो पीएच होती है वो लेस दैन 4.3 मेंटेन रखी जाती है। किसके ज़रिए? इन बैक्टीरिया के ज़रिए। हमें यहाँ तक समझ आ गया। दूसरी बात, फिजियोलॉजिकल लिकोरिया होता है, दूसरा पैथोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल वो होता है जो कुदरती तौर पे होता है, वो हार्मोन्स के चेंज की वजह से हो सकता है, जो हार्मोन्स में तब्दीलियाँ आती हैं उसकी वजह से हो सकता है। दूसरी बात होती है कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उनसे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो भी कुदरती तौर पे होता है, उसको भी फिजियोलॉजिकल हम कहेंगे। दूसरी बात, जो मेंसेस एंड होने तक, पीरियड्स एंड होने के 2-3 दिन तक जारी रहता है, वो भी फिजियोलॉजिकल होता है। हल्का सा ब्लड स्टेन भी हो सकता है वो, मतलब कि हल्का सा खून भी अगर उसमें आए तो वो भी उसी आपके पीरियड्स की एक्सटेंशन में शुमार होता है। दूसरी बात ये है कि पैथोलॉजिकल आ गया। पैथोलॉजिकल में कुछ वजूहात होती हैं। इन्फेक्शन सबसे बड़ी बात, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ये 2 हो सकते हैं। अब फिजियोलॉजिकल का कैसे पता चलेगा और पैथोलॉजिकल का कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी की सूरत में आ रहा है और ये कोई नॉर्मल है? उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहले मैंने बताया हार्मोन्स की तब्दीली, आफ्टर एक्सरसाइज, हार्ड वर्क या ओव्यूलेशन, मतलब कि जो अंडे के रिलीज़ का टाइम होता है मेंसेस के 13वें, 14वें या 15वें दिन, तो उसमें भी रिलीज़ होता है। ये फिजियोलॉजिकल है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वाइट डिस्चार्ज होता है, स्टिकी सा होता है, तो या ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, क्रीमी टेक्सचर भी हो सकता है इसका, लेकिन इसमें फ़र्क ये है, स्मेल नहीं होगी, वाइट होगा। इसमें ख़ारिश नहीं होगी, इसमें पेन नहीं होगी पेशाब करने के दौरान, इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, कोई रेडनेस वगैरह नहीं होगी, सूजन नहीं होगी। ये है फिजियोलॉजिकल, इसमें घबराने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में चंद चीज़ें समझने वाली हैं। जब ये अलामात आपको नज़र आएँ तो कोशिश करें आप
अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करें और इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बना के इसकी राइट मेडिकेशन स्टार्ट करें। क्या तब्दीलियां आएंगी? अब इसका कलर वाइट या ट्रांसपेरेंट था, क्रीमी था, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो में, ग्रीन में, ब्राउन, डार्क ब्राउन में, और इसका टेक्सचर जो क्रीमी था वो कार्ड में, जैसे कि दही होती है फुटकड़ियाँ, इसमें तब्दील हो जाएगा। तीसरी बात, जो फिजियोलॉजिकल था उसकी स्मेल नहीं थी, ये स्मेल भी होगी, इसमें स्मेल भी एक ऐड हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ जब हम आएंगे, मतलब फिजियोलॉजिकल से पैथोलॉजिकल में, तो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं कि वाइट था, कलर में तब्दील हो गया, ऑर्डरलेस था, स्मेल हो गई, टेक्सचर क्रीमी था, तो वो कार्ड लाइक दही नुमा, फुटकड़ियाँ नुमा हो गया। ये हम मतलब बीमारी की तरफ आ गए हैं। ये बीमारी कैसे होती है? इसमें दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, फंगल और बैक्टीरियल। बैक्टीरियल है तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट एंटीबायोटिक्स देंगी आपको, फंगल है तो एंटी फंगल देंगी। एंटी फंगल टॉपिकल भी होते हैं, ओरल भी होते हैं, मुंह के ज़रिए भी खाए जाते हैं, कुछ इस्तेमाल अंदरूनी करने वाले भी होते हैं, तो उनसे आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब वजूहात क्या बनती हैं इन चीज़ों की, वो डिस्कस करेंगे। वजूहात, सबसे पहली वजह सफाई। सफाई का इल्म नहीं होता बच्चियों को। दूसरी बात इसमें आ जाती है कि जो हम सफाई में तरीके इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर नहीं होते। अब सबसे पहले आ गई कपड़े। कपड़े कॉटन के, प्योर कॉटन के इस्तेमाल होने चाहिए और खुले कपड़े इस्तेमाल होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि खुले कपड़े, उनके रेशों में जो सुराख होते हैं, धागों में जो सुराख होते हैं, उसमें वेंटिलेशन होती है, उसमें हवा गुज़र सकती है, उस ताकि आपके जो वो एरिया है उसमें नमी ना रहे, बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, फंगस की ग्रोथ ना हो। जब ये चीज़ें होंगी तो आप इन्फेक्शन से बच जाएंगी। खुले कपड़े पहनने हैं, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, ये बात। दूसरा, आपके अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो 4 से 6 घंटे बाद आपने पैड चेंज करना है, हर सूरत करना है, क्योंकि जब पैड चेंज नहीं किया जाता, वो जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें नॉर्मल बैक्टीरिया के साथ आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होता है, वो जो क्लॉट बनता है, कॉलोनी बन जाती है उनकी, ये आपकी डिजीज़ को प्रमोट करेगा। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, जब शेविंग पे हम आते हैं, क्रीम्स इस्तेमाल की जाती हैं उसमें शेविंग के लिए, उसमें रेज़र इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें वैक्सिंग यूज़ होती है। अब इनमें ये देखें, वैक्सिंग आप जब करवाते हैं तो कोशिश करें जो वो आपका सामान है वैक्सिंग का, वो आपका अलहदा होना चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। कोशिश करें आपका पर्सनल हो। शेविंग करनी है तो जो हेयर की ग्रोथ है उसी के रुख में, उसी की डायरेक्शन में शेव करें। अगर उसके एंटी करेंगे तो फॉलिकल्स का इन्फेक्शन होगा, वो भी आपको इस तरफ ले जाएगा। ये आपने सफाई की चंद चीज़ें जहन में रखनी हैं। अब हम देखते हैं कि बचाव या इसके बचने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों में भी वो चीज़ें मौजूद होती हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। कम अज़ कम आपने 8 गिलास और ज़्यादा से ज़्यादा 15 गिलास ये पानी पीना है, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को हाइड्रेट रखना है आपने। दूसरी बात, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके लिए विटामिन सी, लेमन और इसकी तमाम फैमिली, किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ये सारी चीज़ें, इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। योगर्ट, हर खाने के साथ 1 कप दही का आपने इस्तेमाल करना है। ये प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है, ये लाजमी इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल लाजमी करें।
दूध और दूध के प्रोडक्ट्स ये ज़रूरी हैं। अब हम आ जाते हैं कि इनकी अलामात क्या होती हैं या इस बीमारी में आप किन मसाइल का शिकार होते हैं। सबसे पहले ज़हनी तनाव, दूसरी बात कैल्शियम की कमी होती है, तीसरी बात हड्डियों का दर्द, लो बैक पेन, पिंडलियों में खिंचाव, चिड़चिड़ापन। ये मुस्तकिल अलामात आना शुरू हो जाती हैं मरीज़ में। कैल्शियम की कमी आपको बताया गया कि आपने लेमन और उसकी फैमिली का इस्तेमाल, योगर्ट का इस्तेमाल, मिल्क का इस्तेमाल, ये आपको कैल्शियम की कमी से बचाएगा। ये लिकोरिया का इलाज नहीं है, ये उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस का इलाज है। कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं आप इनको इस्तेमाल करके। दूसरा, गाजर का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन बी की कमी हो जाती होती है। गाजर का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, रेड मीट इस्तेमाल करें आप, गोश्त का इस्तेमाल करें आप। ये चीज़ें आपको इससे बचाएंगी। भुने हुए चने घर में मौजूद होते हैं, उनका इस्तेमाल करें, हनी का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। कोशिश ये करें कि अपनी बच्चियों को एजुकेट करें इस बीमारी के बारे में। माँओं को चाहिए बेटियों को एजुकेट करें, ख़ास तौर पे सफाई के हवाले से, ख़ास तौर पे ट्रीटमेंट के हवाले से, ख़ास तौर पे डाइट के हवाले से। प्रेग्नेंट जो विमेन होती हैं उनमें भी लिकोरिया पाया जाता है। माँओं को चाहिए कि उनको ट्रेन करें इन चीज़ों के लिए। घबराने की बजाय उनकी आगाही ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं।